ऑलराइट, हमारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में और हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको आईजीसीएस में भी बताई होती है, लेकिन यहाँ पर हम उसे थोड़ा-सा इससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कुछ चीज़ें जो आईजीसीएस में यहाँ पर सिमिलर हैं, वो भी क्लियर कर देता हूँ और इट कुड बी अ गुड रिविज़न और जो चीज़ें नई हैं, वो भी मैं साथ-साथ बताता जाऊँगा। ऑलराइट। What we have discussed in the previous chapter कि न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं उन्हें शेल्स की बजाय एनर्जी लेवल्स बनाएंगे बताएंगे कि अगर शेल्स की उसकी बजाय हम क्वांटम शेल्स का वर्ड यूज करें it would be a much better way। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल क्वांटम शेल का सिंबल n होता है जिसको हम इन सर्कल से बताते हैं दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और प्रिंसिपल क्वांटम शेल ये इस सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनको हम नंबर कहते हैं, ठीक है? इनका सिंबल n होता है और इनकी सिंपलेस्ट नंबरिंग होती है। जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, उसको हम नंबर 1 देते हैं, देन देयर इज नंबर 2, देयर इज नंबर 3, सो ऑन एंड सो फॉर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सबसे पहला है इसमें n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है? उसी तरह से ये जो हमारे पास दूसरा है इसको फिर हम n इज इक्वल टू 2 कर देंगे और इसका एनर्जी लेवल उसकी निस्बत थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। सो एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे-जैसे हम बाहर वाले एनर्जी शेल आउटर शेल्स पर जाते हैं, उससे अगले वाला जो है वो हमारे पास 3 है और फिर इसकी एनर्जी इसी तरह से लो की बजाय हम इसे कह सकते हैं कि हाई है, ठीक है? 4 वाले की हायर होगी, 5 वाले की उससे भी हायर होगी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मेक सेंस? ओके। सो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहलाता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पिछली क्लासेस में की हुई है। यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट दिस शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? This shell is slightly different. It can hold 18 electrons at maximum, but it becomes stable at 8 electrons. Stable means you can start filling the next shell. तो जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं हम 4 वाले को फिल करना शुरू कर देते हैं ऑल्दो थर्ड में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मेक सेंस? ओके, हाउ डू वी गेट दीज नंबर्स आउट? ये नंबर्स हमने उस वक्त आपको बता दिए थे लेकिन उस वक्त इसे फर्दर क्लैरिफाई नहीं किया था। यहाँ पर हम इसे क्लैरिफाई करने जा रहे हैं और शेल्स भी इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है? शेल 1, 2, 3, 4 हम इसे इस तरह से स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास n जो होता है वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है? शेल 1 के लिए, फिर 2 के, शेल 2 के लिए, शेल 3 के लिए, इसी तरह ये हर किसी में n की वैल्यू यूँ होती है, ठीक है? इन शेल्स के लिए। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलता है कि इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आने हैं? एक्चुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, ठीक है? सो इट्स प्रीटी सिंपल। n की वैल्यू अगर पहले शेल के लिए 1 पुट करेंगे, आंसर 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करके देखें, 2 2s are 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8, तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। थर्ड की वैल्यू 3 पुट करके देखें, 3 का स्क्वायर 9, 9 2s are 18, दैट्स व्हाई थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आए। सो द फार्मूला दैट वी हैव इज 2n स्क्वायर, ठीक है? ये नहीं लिखा हुआ बुक पर, इसे लिख लें, ठीक? गुड, गुड। Can I raise it? Can I move on? Okay. So, I'm going to move on. आप एक टेबल देखेंगे, इस टेबल में आपके पास एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स की तरतीब से दिए हुए हैं, ठीक है? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल उन्होंने क्लैरिफाई किया। वी आर मूविंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 11। हाइड्रोजन से सोडियम तक हमारे पास एटम्स दिए हुए हैं। सो इट्स प्रीटी इजी के करके हम इलेक्ट्रॉन हर स्टेप पे बाय 1 इंक्रीज करते चले जाते हैं और उसे फिल करते जाते हैं शेल्स में उसी तरतीब से जैसा अभी भी डिस्कस किया है, ठीक है? मेक सेंस? ओके, गुड, गुड। सो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बहुत इजी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है सल्फर के लिए 16 का, तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट शेल होगा उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। हमारे पास जो सेकंड शेल होगा उसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 2 + 8 = 10, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, व्हिच मींस वी हैव 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फिल। तो आप क्या करेंगे? माय बैड,
this should supposed to be was 3. Okay, तो हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पुट अप कर देंगे. That's how हम इस सल्फर के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को completely fill up कर पाते हैं. ठीक. This goes as basic as up to 18. Atomic number 18 वहां तक हम कर लेते हैं. Atomic number जैसे 19 आता है तो हम थर्ड की बजाय फोर्थ शेल में जंप कर जाते हैं. So something that is important over here, उसमें potassium आता है. The atomic number for potassium is 19. So हमारे पास फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. हमारे पास सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8. हमारे पास थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Don't try to fill it up to 18 electrons. That's not how it works. 8 इलेक्ट्रॉन्स पे थर्ड शेल स्टेबल हो जाएगा और हम फोर्थ को फिल करना शुरू कर देंगे. So we'll have 1 electron in the fourth shell. That's how the 19 would be complete. How do we get the 19 complete हो जाते हैं? Add these numbers. 2 plus 8. My bad. 2 plus 8 plus 8 plus 1. That's all equal to 19. So if we add the electron numbers, they are equal to the atomic number. Make sense? Good, good. यहाँ तक तो तकरीबन सारा कुछ वैसा ही है जैसा हमारे पास पिछले बुक में था. It was most of it was revision, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता. ठीक है. अब हमारे पास एविडेंस क्या है इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का? हमें कैसे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमने अभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो ठीक है? हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते अभी. ठीक है. और देखने के लिए हमारे पास जो लिमिट है एटम को देखने के लिए वो बड़ी रिसेंटली एस्टैब्लिश हुई है. तो इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेटली देखना हर शेल में ये एक बहुत मुश्किल काम है. ठीक है. तो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन कैसे होती है? हाउ डू वी प्रूव इट? हाउ डू वी गेट द एविडेंस फॉर इट? उसके बारे में डिस्कशन है. Which brings us to our new topic, ionization energy as well. ठीक है. So before we define ionization energy, थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते हैं. अगर हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स फायर करते हैं एटम्स पर, साइंटिस्ट वर्कआउट कर लेते हैं कि कितनी एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए कि आप एक एटम को आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं. बाय दैट वी मीन पॉजिटिव आयन. ठीक है. बाय नॉकिंग आउट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम. अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, रिमेंबर द एटम वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव आयन व्हिच वी स्पेसिफिकली कॉल कैटायन. तो हम सिर्फ आयन में नहीं बदल रहे होते बल्कि टू बी वेरी स्पेसिफिक वी कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव आयन. तो उसके लिए जितनी एनर्जी चेंज चाहिए होगा उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. आयनाइजेशन एनर्जी एक जेनेरिक टर्म है, एक सिंपलर ब्रॉडर टर्म है. इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसी एलिमेंट के लिए वो एनर्जी होगी जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे. ठीक है. वो हम किस तरह से करते हैं कि हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम 1 मोल ऑफ एटम्स गैसियस स्टेट में ताकि हमारे पास 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव 1 आयंस बने. अब ऐसा इतनी मुश्किल सी डेफिनेशन क्यों बनाई? ये डेफिनेशन क्यों ना बना ली कि एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए. तो जो एक्चुअल बात है वो ये कि आपके लिए एक एटम अलहदा करना और फिर उसके अंदर से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना और उसकी एनर्जी नोट करना ये बहुत मुश्किल काम होता है. तो हम क्या करते हैं कि हम 1 मोल ऑफ एटम्स लेते हैं. अब काफी सारे एटम्स हो जाते हैं हमारे पास, सो इट्स इजी. हम 1 मोल ऑफ एटम्स लेते हैं, हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं. तो बेसिकली हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रिमूव कर रहे हैं. ठीक है. और ये काम हम गैसियस स्टेट में इसलिए करते हैं क्योंकि गैसियस स्टेट में एटम्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. दूर दूर होने से क्या होता है कि आपके पास एक एटम के लिए जो एनर्जी होती है या एक मोल के लिए जो एनर्जी होती है वो ज्यादा आसानी से निकाली जा सकती है. अगर आप लिक्विड या सॉलिड स्टेट में करते हैं, एटम्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और एक दूसरे से अफेक्ट भी हो रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके आपस में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती हैं. ठीक है. तो हम ये करते हैं कि गैसियस स्टेट में लेते हैं ताकि एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हों. जब हम उनमें से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो 1 मोल ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 1 मोल ऑफ गैसियस प्लस 1 आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपने 1 मोल ऑफ सोडियम लिया. जब आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं कि वो किस में कन्वर्ट होगा. वो कन्वर्ट होगा 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयंस में. चूंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है तो वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है. मेक सेंस? गुड गुड. इफ आई मेक माय पॉइंट क्लियर तो हम उसको फिर स्टडी करते थे. ठीक है.
और वो स्पेक्ट्रा से पता चलता था। स्पेक्ट्रा वो कलर्ड फ्लोरेसेंट मटेरियल्स या हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जिनसे हमें अंदाजा हो जाता है कि कितनी एनर्जी इसमें से हम निकाल रहे हैं और उसके बाद आयंस बन रहे हैं। रिमेंबर, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है। हम इसे बहुत सिंपल तरीके से नहीं पढ़ते। हम इसे जब कर रहे होते हैं तो हम इसे यूजुअली कैथोड रे ट्यूब्स या ऐसी ट्यूब्स में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं जिसकी एक साइड पर हमने फ्लोरेसेंट शीट लगाई होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फायर होते हैं या एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और जाकर उस पर टकराते हैं तो हमें फ्लोरेसेंस से डिफरेंट कलर्स भी नजर आते हैं। इसलिए उसमें वो कुछ कलर्स वहाँ पे येलो कलर या ग्रीन कलर या रेड कलर या ऑरेंज कलर, ये जो कलर्स हमारे पास इमिट होते हैं वो भी शो किए हुए हैं उसने स्पेक्ट्रा दिखाते हुए। ठीक है, ओके, बिफोर वी मूव ऑन, जब आप डेफिनेशंस लिख रहे होते हैं तो कीवर्ड्स की तरफ देख रहे हैं। कोशिश करें कि आपको कीवर्ड्स याद रहें और उसी तरतीब में याद रहें। फॉर एग्जांपल, जब आप ऊपर देखते हैं तो आपने वन मोल ऑफ एटम्स देखा होगा, वन मोल ऑफ पॉजिटिव वन आयंस देखा होगा, गैसियस स्टेट्स का वर्ड यूज किया होगा और हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, ये वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेफिनेशन में ये वाले वर्ड्स ऐड करेंगे तो डेफिनेशन ठीक होगी, नहीं करेंगे तो आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। याद रखने के लिए बेहतर है कि इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें या सर्कल आउट कर लें और इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अच्छी तरह से मेमोराइज करें। रिमेंबर, जैसे आईजीसीएसई के पेपर में था कि एक पेपर में एक से या दो डेफिनेशन फ्रॉम 1 मार्क्स टू एनीवेयर इन बिटवीन 4 मार्क्स आती हैं, ऐसा ही ए लेवल में होगा। एक डेफिनेशन या दो डेफिनेशन आपके थ्योरी पेपर में मस्ट है आना और वो एज सच ही आपको करनी होती है। यू कांट चेंज देम एंड पुट देम इनटू योर ओन वर्ड्स। आई होप आई मेक सेंस, राइट? गुड। सो आयनाइजेशन एनर्जीज हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर करते हैं। ठीक है, जब ये मैं स्टैंडर्ड कंडीशन का वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब है कि हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज की बात कर रहे होंगे। मैं इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ क्योंकि हमने ये वर्ड बहुत ज्यादा मरतबा यूज करना है। तो हमारे पास क्वांटिटी जो होती है वो होती है 1 मोल। स्टैंडर्ड कंडीशंस में यूजुअली जो हमारे पास टेम्परेचर होता है उसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं, या हम ये काम रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड केटर किया जा सकता है। फॉर वार्मर कंट्रीज इन द वर्ल्ड वी कंसीडर 25, फॉर colder countries in the world we consider the room temperature to be 20 degree centigrade। however standard conditions में वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। इसी तरह प्रेशर है, रूम प्रेशर ही स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। रूम प्रेशर हम 1 atm से भी शो कर रहे होते हैं। उसी तरह से हम इसे 10 raised to power 5 पास्कल से भी शो करते हैं। आप जो सा यूनिट भी लेना चाहें वो उसके लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। ये यूनिट ले लें, ये यूनिट ले लें, दे आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर क्वांटिटीज। ठीक है, तो उसी तरह से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद रखिए कि टेम्परेचर को जब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो हमारे पास, जैसा कि आपने आईजीसीएसई फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वो हमारे पास 298 केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स वो वाले बन जाते हैं। सही, तो याद रखिए कि फिर हम इसी तरह की यूनिट्स आगे चलकर भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। जनरल सिंबल आयनाइजेशन एनर्जी का आई होता है। यूनिट्स जो होते हैं वो किलो जूल्स पर मोल में दिए जाते हैं। चूंकि एनर्जी है तो जूल में यूनिट्स हैं। चूंकि हमारे पास वैल्यूज थोड़ी बड़ी होती हैं तो किलो जूल्स हमारे लिए आसान यूनिट्स रहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, पर मोल क्वांटिटीज हैं तो हम पर मोल मेंशन करना जरूरी समझते हैं। ठीक, हम एक एग्जांपल लेते हैं इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्जांपल हमारे पास है इस वक्त, सॉरी, कैल्शियम की। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का सिंबल IE1 हो जाएगा। IE1 की वैल्यू 590 किलो जूल पर मोल है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स लें, गैसियस एटम्स, और उनसे 1 मोल ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव 1 गैसियस आयंस बनाएं by knocking out 1 electron from each atom, then the energy we require is 590 kilojoules per mole. Make sense? Okay, I'm going to say the whole definition again, but specifically with this example. So, what are we doing? We are taking 1 mole of calcium gaseous atoms and we're converting them into 1 mole of calcium positive 1 gaseous ions by knocking 1 electron from each atom, and the energy we require for that purpose is 590 kilojoules per mole. That's why it's known as
ionization energy 1 or IE1. I hope I make myself clear, right? Okay, so if a second electron is removed from each ion in a mole of gaseous plus one ions, we call it second ionization energy. Because as you know already, कि जरूरी नहीं है कि हम एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, हम एक से ज्यादा भी कर सकते हैं. We may remove one electron, we may remove two, we may remove three. तो दोबारा उसी कैल्शियम की एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, हम उससे एक और इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं. Then the ionization energy would be known as second ionization energy, IE2. IE2 के लिए फिर हम कैल्शियम पॉजिटिव वन आयन से कैल्शियम पॉजिटिव टू आयंस में कन्वर्ट करते हैं. We knock one electron from each ion, not atom, since हमारे पास इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी आयन है, राइट हैंड साइड पे भी आयन है, to produce calcium positive 2 gaseous ions, and the ionization energy for this specific part is 1150 kilojoules per mole. This is IE2. ठीक है. उसी तरह we can go for a third electron removal. So third electron from each ion in a mole of gaseous positive 2 ions to convert them into gaseous positive 3 ions would be known as third ionization energy, and that for calcium is 4940 kilojoules per mole. हम इसी तरह कैल्शियम से और आयंस भी निकाल इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं एटम से, हत्ता के सिर्फ न्यूक्लियस रह जाए और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएं. We can do that. We have done it. उनको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कहते हैं, मींस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्योंकि इसके अंदर तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम सक्सेसिवली 20 आयनाइजेशन एनर्जीज तक जा सकते हैं. आई होप दैट्स क्लियर, राइट? गुड. मूविंग ऑन. जब आप इक्वेशंस लिखें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की, याद रखें कि एटम्स और आयंस गैसियस स्टेट में होते हैं, तो हम इस इक्वेशन को बहुत क्लियरली मेंशन कर रहे हैं. आयन है तो उसके ऊपर चार्ज है, गैसियस स्टेट में है, फिर हम उसे एक और आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट सेम वो गैसियस स्टेट में ही रहेगा और उसे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं. ठीक है. चार्ज आयन पे राइट हैंड साइड में नंबर देता है आयनाइजेशन एनर्जी का. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सो इट्स प्रीटी इजी कि यहाँ पर जो नंबर आता है आपके पास, ये वाला नंबर, यही आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का उस स्पेसिफिक स्टेप के लिए भी नंबर है. जब ये नंबर 3 है तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है. जब ये नंबर 2 था तो आयनाइजेशन एनर्जी का नंबर भी 2 था. आई होप दैट्स प्रीटी इजी टू रिमेंबर, राइट? गुड, गुड. मूविंग ऑन. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज जो होती हैं, ठीक है, वो फर्स्ट 11 एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक बड़े टेबल में हमें क्लियर की हुई हैं. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टेबल को अच्छी तरह से देखें, और इस टेबल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी आसानी, प्रेडिक्शन और फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं. Let's start with the first bullet point on top, and then I'll also share the table with you. It's better कि अगर आपने बुक पर ऑलरेडी ये टेबल अपने सामने ओपन करके रखा हो. ठीक है, हार्ड बुक की बात हो रही है. ओके, सो हर एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज करती हैं. ये इसलिए होता है कि नेट पॉजिटिव चार्ज आयन पे ग्रेटर होता जाता है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो ही रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाते हैं. तो चूंकि अब ज्यादा प्रोटॉन्स को कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी. तो हर मर्तबा हमें पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने के लिए, निकालने के लिए. क्यों? क्योंकि हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करना होगा. बात समझ में आती है? हम एक एग्जाम्पल लेके इसे फर्दर क्लियर करते हैं ताकि मैं अपनी बात को ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं. आई होप आपके सामने टेबल पर शो रहा होगा. लेट्स से हम कार्बन की एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, कार्बन 6 नंबर पे, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम वो ही रिमूव कर सकते हैं. नोटिस करें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी है 1090 किलोजूल्स पर मोल. ठीक है. जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कार्बन एटम ना रहा बल्कि पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव 1 चार्ज आयन हो गया. जब पॉजिटिव 1 चार्ज आयन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर एनर्जी आपको पहली बारी से डबल चाहिए. वो 2350 किलोजूल्स पर मोल है. क्यों? अब उसके अंदर प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की काउंट इम्बैलेंस हो गई है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब ये वाला स्टेप था कार्बन का तो हमारे पास कार्बन 6 प्रोटॉन्स थे
और 6 इलेक्ट्रॉन से, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑलमोस्ट एक दूसरे को बैलेंस कर रही थी। अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हम आएंगे स्पेसिफिकली स्पीकिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एटम नहीं है, पॉजिटिव 1 आयन है, तो आपके पास प्रोटॉन्स तो 6 हैं, पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 5 हैं। So now the protons can attract those electrons in a much stronger, more attractive way. So we need more energy. नेक्स्ट पॉइंट पे इससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों? क्योंकि अब आपके पास फिर एक और कन्वर्जन हो चुकी है। अब आपके पास +2 वाला आयन मौजूद है और आपके पास 6 प्रोटॉन्स हैं which are attracting 4 electrons, और ऑफ कोर्स आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। जिस तरह मैंने आईजीसीएसई में एक्सप्लेन किया था, मैं वैसे ही एग्जांपल पिक करूंगा। जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का ये इंबैलेंस डिस्कस करना होता है, तो हम कॉमनली स्कूल्स के लेवल पे, कॉलेजेस के लेवल पे एक स्पोर्ट्स में से गेम पिक करते हैं, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर इज अ गेम इन व्हिच देयर इज अ बिग स्ट्रांग थिक रोप इन द सेंटर। वो काफी बड़ी रोप होती है, दोनों साइड पे हम डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ऐड करते हैं। यूजुअली सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऐड किए जाते हैं बोथ साइड्स पे इन ऑर्डर टू कीप अ फेयर जजमेंट, ठीक है। आपके पास एक साइड पे 6 पार्टिसिपेंट्स है, तो दूसरी साइड पे भी 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो जीतेंगे, ये वो फर्स्ट केस है, ठीक है। सेकंड टाइम में आपके पास एक तरफ 6 और एक तरफ 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। हो सकता है 5 जीत जाएं, लेकिन 6 का बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि अब मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। उन्हें पता है हमारे पास एक बंदा ज्यादा है। It's like having unfair judgment, having uneven number of team participants, ठीक है। वो हमारे पास सेकंड केस है। थर्ड केस में आपके पास रोप की एक साइड पे 6 पार्टिसिपेंट्स पोल कर रहे हैं, दूसरी साइड पे 4 पार्टिसिपेंट्स पोल कर रहे हैं। Of course, you understand who is going to win. So the stronger, the more the number of participants, of course, stronger would be the forces to win the game. यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बैलेंस या इम्बैलेंस गेम के अंदर होता है। और ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। हर स्टेप पे आप नोटिस करेंगे कि वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं। So 1090, 2350, 4620, 6220, 37,800, 47,300, वो वैल्यू बढ़ती ही चली जाती है। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाते हैं, वो वैल्यू मैसिवली इंक्रीज करती जाती है। You started off with 1,000 and you are ending up at 47,000 approximately. I hope that makes a lot of sense now. Good. Now, moving on, there is a big difference between some successive ionization energies. Difference बहुत ज़्यादा होता है ionization energies के दरमियान, sometimes jump बहुत ही बड़ा होता है। For nitrogen, ये 5th और 6th ionization energy के दरमियान ये jump नजर आएगा। मसलन nitrogen को देखें हम, 1400, 2800, almost उसका डबल है, 4500 उसका डबल है, 7400, ठीक है, एक तरतीब चल रही है, although doubles नहीं है, but still they are in range. 94,500, sorry, 9450, ठीक है, 9450, but 5th और 6th के दरमियान एक बड़ा जंप आता है। बिल्कुल वैसे जैसे कार्बन में 4th और 5th के दरमियान एक बड़ा जंप आता था। 6,000 से डायरेक्टली 37,000 पे जंप कर गए थे, या 9,000 से 53,000 पे जंप कर रहे हैं। नोटिस करें बोरॉन में ये जंप 3rd और 4th के दरमियान में आ रहा है, बेरिलियम में ये जंप 2nd और 3rd के दरमियान में आ रहा है, लिथियम में ये जंप 1st और 2nd के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो आप नोटिस करें कि डिफरेंट एलिमेंट्स में जंप्स डिफरेंट टाइम्स पर आते हैं। ये जो लार्ज चेंज होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि इन दोनों आयनाइजेशन एनर्जीज में से जो सेकंड वाली है, जो टुवर्ड्स राइट है, वो ऐसा प्रिंसिपल क्वांटम शेल है जो न्यूक्लियस से क्लोज है। इसका मतलब है कि इसके पहले 5 इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसी और शेल में थे, और ये वाले 2 जो हैं ये किसी और शेल में हैं। कार्बन के जो पहले 4 थे वो किसी और शेल में थे, और ये जो हायर एनर्जी वाले 2 हैं ये और शेल में हैं। अच्छा, इससे बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर का अंदाजा हो सकता है। ये 2 हाईएस्ट एनर्जी हैं, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस से करीब जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 4 जो हैं वो कम एनर्जी वाले हैं, तो उससे अगले शेल में आपके पास कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ने हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम ड्रॉ करते थे या लिखकर बताते थे, उसकी इतनी अच्छी कॉन्फर्मेशन दी कि हमारे पास किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है।
अब आपको ये एविडेंस देख के समझ आती है कि जो हम डायरेक्ट ड्रॉप करके उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पुट अप कर दिया करते थे IGCSE के अंदर और उसके अंदर बॉन्डिंग डायग्राम्स भी हम बनाते थे, एक्चुअली वी हैव अ प्रीटी स्ट्रांग एविडेंस फॉर दैट। मेक सेंस? गुड गुड। सो आप देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट है। आपको नहीं पता कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लेकिन अगर ये वैल्यूज दिखा दिए हैं तो आप उसके स्ट्रक्चर का आराम से अंदाजा कर सकते हैं। दो वैल्यूज हैं जो बहुत हाई हैं, तो प्रोबेबली ये न्यूक्लियस के पास पहला शेल होगा, उसके अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन है। 3 वैल्यू जो कम हाई है, तो उसके बाद न्यूक्लियस के बाद जो पहले के बाद दूसरा शेल होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बोरॉन का पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर ना भी हो तो इन वैल्यू से पता चल जाता है। बाय द वे 5 वैल्यूज हैं तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर वहां से भी पहुंचा जा सकता है। सो इवन इफ दे डोंट ट्राई टू टेल यू द एटॉमिक नंबर फिर भी जज किया जा सकता है। आई होप आई एम कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स प्रॉपर्ली फॉर यू। गुड गुड। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। अगर आप इसमें सोडियम को देखें तो बहुत अच्छा आइडिया लगाया जा सकता है कि सोडियम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब क्या हो सकती है। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इतना अच्छा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखें 1000 से नीचे सिर्फ एक वैल्यू है। ठीक है, थाउजेंड्स में आपके पास मिलाकर 8 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, और लैक्स में आपके पास 2 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स प्रिटी इजी कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये हमारे पास, सॉरी माय बैड, ये फर्स्ट शेल है। ठीक है, ये सेकंड शेल है। ठीक है, और ये वाला थर्ड शेल में। तो हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे सोडियम के लिए कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इन फर्स्ट, 8 इन सेकंड, 1 इन थर्ड, तो वही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते थे वो यहां से इन वैल्यू से क्लैरिफाई होती है। देखें, जो शेल न्यूक्लियस के सबसे करीब है उसके ऊपर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, लिहाजा उसकी एनर्जी वैल्यू भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये पहला बुलेट पॉइंट था। दूसरा बुलेट पॉइंट तो हमने बाद में पढ़ा है, पहला हमने पढ़ा ये था। देखें, जो करीब होगा न्यूक्लियस के उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी जब उसे निकालना होगा। तो जो सबसे राइट हैंड साइड पे हैं वो न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट हैं, और जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, वो न्यूक्लियस से फादरेस्ट है। रिमेंबर, वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलता है जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होता है। ठीक, गुड गुड, ऑलराइट। सो हमारे पास इसमें भी फर्दर बाइफिकेशन आएगी। मैंने सेकंड में बड़े आराम से 8 इकट्ठे कर दिए ना, इन 8 की वैल्यूज एक जैसी नहीं है। इन वैल्यूज को भी मैं बाइफिकेट कर सकता हूं, बट आई एम गोइंग टू डू दैट अ लिटिल लेटर, अभी नहीं, बेबी स्टेप्स फॉर नाउ। ठीक, सो ये टेबल से हमें बहुत अच्छी तरह से ये वाली चीजें पता चल गई। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम की, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की। इनकी इक्वेशंस आप लिखकर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें से कोई एक पिक करता हूं। लेट्स से हम ये फिफ्थ वाली पिक करते हैं, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर। अब आपको सल्फर का पॉजिटिव 4 आयन होगा, तो उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो सल्फर का पॉजिटिव 5 आयन बनेगा। 5वां निकला। याद रखिए कि जो ये आयनाइजेशन एनर्जी होती है वही वैल्यू यहां पर भी आती है पॉजिटिव में। याद है ना ये बात? ये हमेशा गैसियस स्टेट्स में होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो उसके अंदर से चेंज भी उसी तरह से आता है। ऑलराइट, ठीक है, आई होप ये लिख सकते हो। राइट, आपको इसके वैल्यूज नहीं पता, इक्वेशन जरूर लिखनी आनी चाहिए। अब वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ए लेवल का जो पेपर होता है उसमें आपको सिर्फ एक अकेला अकलौता पीरियोडिक टेबल नहीं मिलता। ठीक है, और आपको जो है ना एक पूरी बुकलेट मिलती है एक पूरी। ठीक है,
डेटा बुकलेट उसे बुलाते हैं। डेटा बुकलेट हैज मोर देन 18 पेजेस टू बाय नॉलेज, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ए लेवल में अकेला पीरियोडिक टेबल काफी नहीं होता, ठीक है। मसलन उसके अंदर बॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज आती हैं, जैसा हमने लास्ट टाइम्स में भी की थी, ठीक है। इसी के साथ आपने ये आयनाइजेशन एनर्जी का इतना बड़ा सारा टेबल देखा। लेट मी टेल यू, ये पूरे का पूरा टेबल एज सच उस जो है ना बुकलेट का हिस्सा होगा, तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आई होप दैट मेक सेंस कि आपको जब इस तरह की वैल्यूज चाहिए होंगी तो वो ऑलरेडी आपके पास एक बुकलेट में होंगी। हर चीज हर वैल्यू पेपर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता जैसे आईजीसीएसई में किया जाता था, इसलिए एक बुकलेट दी जाती है। वो बुकलेट पेपर के स्टार्ट में आपको मिलती है, पेपर के एंड पे आपसे ले ली जाती है, ठीक। ये बुकलेट आपको दोनों पेपर्स में मिलेगी। पेपर 1 में भी एमसीक्यू पेपर के लिए भी बुकलेट मिलती है, पेपर 2 थ्योरी पेपर के लिए भी बुकलेट मिलती है, बिकॉज द बुकलेट इज रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट इन बोथ पेपर्स, राइट। हाँ, किसी एक आधे पेपर में अगर वो आपको बुकलेट नहीं देते, लेट्स से ऐसा वैसे हो नहीं रहा पिछले 2-4 सालों से, नहीं देते, तो इसका मतलब आपको बुकलेट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। गुड, मूविंग ऑन। अब फैक्टर्स जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जो करते हैं उनको हम स्टडी करेंगे, और साथ साथ हम कुछ फैक्टर्स जो आपके लिए फर्स्ट टाइम है उनको डिफाइन भी करते चले जाएंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू यूज pretty strong terms over here. We're going to define the terms along with clearing out how that specific term influence the ionization energy. Starting with the first factor, four factors influence करते हैं, starting with the first one, size of nuclear charge, ठीक है। Nuclear charge is a word that we're going to use very commonly in this book, ठीक है। A levels में nuclear charge का word बार बार आता रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो इंक्रीज करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली कौन सा चार्ज है? न्यूक्लियस के अंदर दो ही तरह के पार्टिकल थे फंडामेंटल में से, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो रहे न्यूट्रल, उनके ऊपर तो कोई चार्ज था ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास प्रोटॉन्स बचते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है और विद होल्ड किया वो होता है इन दोज शेल्स, ठीक है। So bigger the positive charge, greater the attractive force between the nucleus and the electrons, so more energy is needed to overcome these attractive forces. So अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाती है। सो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज प्रोटॉन नंबर के बढ़ने से बढ़ती चली जाती हैं। एंड अगेन आई एम गोइंग टू गो बैक टू द प्रीवियस पेज। यू वुड नोटिस कि जैसे जैसे आपके पास किसी भी एक पूरे पीरियड में लेफ्ट टू राइट वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं, लेफ्ट पे छोटी होंगी तो राइट पे वही वाली वैल्यूज बड़ी होंगी। अब यहां पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि आपके पास ये है पूरा सेकेंड पीरियड, यहां तक 2 से 3 से लेकर 10 तक, ठीक है। ये सेकेंड पीरियड का पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आप नोटिस करेंगे कि आपके पास ये वैल्यूज, इसमें अप्स डाउन्स भी हैं, बट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टू ऑल द वे टू द लेफ्ट वैल्यू बढ़ ही रही है। ऑल्दो ऑक्सीजन ने एक छोटा सा यहाँ पर एक डिप शो किया है, आपके पास बोरॉन ने भी एक डिप शो किया है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन और बोरॉन इस तरह का बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। But as a whole, if you move from lithium to neon, you would see the value increases. या अगर first period देखते हैं for hydrogen और helium, you would see the value increases. अगर third period भी देखा जाए सोडियम से लेकर आप ऑर्गन तक जाएं तो भी आपको अंदाजा होगा the value increases.